नमस्कार दोस्तों, 13 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये तीसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी बार भी वीडियो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी जद्दोजहद हो रही है। ऑलरेडी एक 37-40 मिनट की वीडियो बर्बाद हो चुकी है। अब देखते हैं तीसरी बार में पूरी बार रिकॉर्ड होती है कि नहीं होती। बीच बीच में माइक्रोफोन खोल के चेक करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, पर चलिए ठीक है, वीडियो तो पहुँचानी ही है। पहले टॉपिक की बात करें, GST ब्रॉट डाउन ऑन 14 कोविड रिलीफ गुड्स। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल रिसेंटली मिला और उसने ये बोला कि भाई 2 क्रिटिकल ड्रग्स के ऊपर हम लोग GST पूरी तरीके से वेव ऑफ कर रहे हैं। एक है कोविड-19 का ड्रग टोसिलिजुमैब और एक है म्यूकोरमाइकोसिस का ड्रग एम्फोटेरिसिन बी। तो इन 2 ड्रग्स के ऊपर जो GST है वो पूरी तरीके से वेव ऑफ किया जा रहा है। साथ साथ 14 और पैंडेमिक के रिलीफ आइटम्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कुछ और दवाइयां हैं जिनके ऊपर जो कोविड-19 जिनके ऊपर जो GST का चार्ज है वो 5% पे रखा जा रहा है। और ये सारे का सारा जो जुगाड़ किया गया है ये 30 सितंबर तक के लिए किया गया है। अब जब ये न्यूज़ बाहर आई तो अपोजिशन को तो देखो चिल्लाना ही था। तो अपोजिशन ने सरकार को गरियाना शुरू किया कि ये बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं, ये बिल्कुल एंटी पीपल हैं, यहाँ पे इनको GST को पैंडेमिक से रिलेटेड आइटम्स और कोविड से रिलेटेड आइटम्स में बिल्कुल GST माफ़ करना चाहिए था, बट सरकार यहाँ पे बिल्कुल GST माफ़ नहीं कर रही थी। अपोजिशन की डिमांड ये थी कि पैंडेमिक की सप्लाईज के ऊपर जो GST रेट्स आप लगा रहे हो वो 0.1% के हों। देखिए क्या होता है कि जब इनवॉइस बनती है GST की तो उसमें जो 0.1% की इनवॉइसेस होती है ना, वो इनवॉइसेस सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सरकार को उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल सके। आप समझिए, ये GST का जो रिजाइम है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप टैक्स के इम्प्रूवमेंट के मतलब टैक्स के कलेक्शन के प्रोसेस का इम्प्रूव कर दो। उसके लिए तो देखिए है ही, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस इंप्रूव हो जाए, बिजनेस फ्रेंडली हो। GST का एक वजह ये है। दूसरी वजह GST की ये भी है कि जितनी भी सप्लाईज GST से रिलेटेड मार्केट में घूम रही हैं, अगर आप मान लो GST नहीं भी भर रहे हो तो उस केस में भी अगर आप एक GST की इनवॉइस जनरेट करते हो तो अगर आपको नहीं भरना है तो आप 0.1% का GST दिखा दो। तो 0.1% की GST में होगा ये कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपका ट्रांजैक्शन आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं सरकार करने की कोशिश कर रही है। सरकार के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कितना ट्रेड हो रहा है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर GST भले ही ना आ रहा वो चलेगा। जिस चीज के ऊपर GST नहीं भरना उसके ऊपर तो सरकार को वैसे ही टैक्स नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप GST नहीं भर रहे हो तो सरकार को उस ट्रांजैक्शन के बारे में भी नहीं पता होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन के बारे में पता हो, इसके लिए 0.1% की इनवॉइस बन सकती है। और यही डिमांड हो रही थी कि भाई कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों में कम से कम 0.1% की GST की इनवॉइस लीजिए। लेकिन सरकार ने वो लिया नहीं है। सरकार ने केवल 2 ड्रग्स के ऊपर से GST को वेव ऑफ किया है, बाकी सब 14 आइटम्स के ऊपर 5% का GST लगेगा। तो देखते हैं भाई किस किस चीज़ों के ऊपर GST कम किया गया। देखिए, वैक्सीन के ऊपर, कोरोना की जो वैक्सीन है उनके ऊपर पहले भी 5% का GST लेवी होता था और अब भी 5% का GST लेवी हो रहा है। ये अलग बात है कि अब केंद्र की सरकार इन वैक्सीन को खरीदेगी और राज्य की सरकार को अवेलेबल करवाएगी, लेकिन GST भरा जाएगा इनके ऊपर 5% का, माफ नहीं हुआ है। फिर ये जो रामडेसिविर की ड्रग थी, एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग थी जैसे कि हेपारिन, इनके ऊपर GST था पहले 12% का, अब उस GST को कम करके कर दिया गया कितना, 5%। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे GST काउंसिल ने बोला है कि आगे आने वाले समय में अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल बोलता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग भी कोविड-19 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट और कोविड-19 के पेशेंट को दी जा सकती है, तो उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर भी ऑटोमेटिकली GST 5% का ही लगेगा। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो 30 सितंबर के लिए है। अब ऑब्वियस ही बात है, उसके बाद अगर कोरोना की प्रॉब्लम रहती है तो इन सारे GST के रिलैक्सेशंस को 30 सितंबर के बाद भी एक्सटेंड किया जाएगा। बट अभी के लिए रिलैक्सेशन 30 सितंबर तक के हैं। 30 सितंबर के बाद ये रिलैक्सेशंस हट जाएंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे सीतारमन जी का कुछ बोलना है। सीतारमन जी ने बोला है कि हम ये डिसीजंस कौन से आधार पे ले रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 6 जून के लगभग मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एक काम दिया गया था कि आप ये बताइए कि भाई GST से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर, कोविड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर GST लगाएं नहीं लगाएं, लगाएं तो कितना लगाएं। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कर रहे थे मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा, और इन्होंने ही अभी अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट की है और उस रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे सरकार ने डिसीजन लिया है। तो एम्बुलेंसेस पे पहले GST लग रहा था 28% का, अब एम्बुलेंसेस पे GST लगेगा 12% का। फिर टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स, जैसे आप किसी बिल्डिंग में चेक करते हो तो टेम्परेचर गन होती है जो आपका टेम्परेचर नाप लेती है। फिर कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो रही है उनको शमशान घरों में जलाया जा रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में उनको जलाया जा रहा है।
क्योंकि इन लोगों का ओपन संस्कार करने की, मतलब अंतिम संस्कार जो ओपन में होता है, जो नॉर्मल तरीका होता है अंतिम संस्कार करने का, वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, मुस्लिम्स में दफनाया जाता है, हिंदू में ओपनली गंगा घाट पे ले जाके या किसी पर्टिकुलर जगह पे लेके जाया जाता है। ये दोनों ही तरीके से कोरोना शायद फैल सकता है, इसीलिए अब डेड बॉडीज को यहाँ पे क्रेमेटोरियम्स में, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस इंपोर्ट होती हैं इंडिया में या कहीं पे भी बनती हैं, उनके ऊपर जीएसटी लग रहा है 5% का। पहले उनके ऊपर जीएसटी लगता था 18% का। फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात कर लीजिए, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं जैसे वेंटिलेटर्स हो गए, बाईपैप मशीन्स हो गई, इनके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो पहले 12% का था, अब वो 5% पे आ गया। सिमिलरली कोविड-19 की टेस्टिंग किट्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, इनके ऊपर भी पहले जीएसटी ज़्यादा था, अब 5% पे आ गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अगर इंपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, पल्स ऑक्सीमीटर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो भी जीएसटी रेट 5% का है। ये एक्चुअली में दिल्ली में खबर काफ़ी उड़ी थी कि एक सन ने अपने फादर के लिए फॉरेन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा था, क्योंकि इंडिया में मिल नहीं रहे थे। अभी जब वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस फादर के पास आया तो उससे पहले कस्टम्स में फंस गया और कस्टम वाले उसके ऊपर जीएसटी लगाने लगे। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाके चला गया कि मैं बूढ़ा आदमी, मेरा बच्चा मेरे को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा है, मार्केट में मिल नहीं रहा है, सब लोग मर रहे हैं, तो अपनी राइट टू लाइफ के चलते मुझे क्या इसमें अब जीएसटी भी भरना पड़ेगा। तो कोर्ट में भी केस पहुंच गया था। अभी कोर्ट में केस पहुंचा तो कोर्ट भी सरकार से सवाल पूछ रही है, राज्य की सरकारें भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। केंद्र सरकार यहाँ काफी प्रेशर में थी और इसलिए यहाँ पे जीएसटी के रेट्स को कम किया गया। हालांकि करना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले भी ये मुहिम उठी थी कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ओपनली बोला कि भाई कोविड से रिलेटेड चीजों के ऊपर जीएसटी माफ कर दो। तो निर्मला सीतारमन जी ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये माफ नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर ये जो जीएसटी लगाने वाली बात है और जीएसटी लगाना जरूरी है, जो कि सरकार बोल रही है, वो पूरी तरीके से बात सही नहीं है। फिर आप देखो हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर पहले 18% का जीएसटी लगता था, अब 5% का लग रहा है। जीएसटी काउंसिल की अगर आप बात करो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को रिकमेंडेशंस देती है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको लाया गया था थ्रू 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इस जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरमैन है, और राज्य की सरकारों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। जीएसटी काउंसिल काम किस प्रकार से करता है? तो आप देखोगे कि जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर कोई प्रपोजल पास करवाना है तो कम से कम 75% ऑफ द वेटेड वोट्स, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स एक प्रपोजल के फेवर में अगर वोट किए जाएंगे तो ही कहीं ना कहीं उसको पास मिलेगा। मतलब कि जितने भी आपके जीएसटी काउंसिल के वेटेड वोट्स हैं, ओके, जितने मतलब वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही, कोई स्टेट का मेंबर नहीं आया, अभी कोई स्टेट का मेंबर नहीं आया तो क्या बाकी काम बंद हो जाएगा? तो जितने भी स्टेट्स के मेंबर आए हैं उनकी जो कंबाइंड वेटेज है वोट्स का, उसका 3/4 मेजॉरिटी से ज्यादा। तो मान लीजिए सारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मेंबर्स आ रखे हैं और ओवरऑल 100% की वेटेज है, तो कम से कम 75% की वेटेज अगर किसी पर्टिकुलर प्रपोजल को मिलेगी तो ही वो प्रपोजल पास माना जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ओवरऑल जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 33% इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 33.33% टू बी प्रिसाइज। 1/3 वोटिंग शेयर केंद्र सरकार के पास है और बचा हुआ 66.66% जो 2/3 वोटिंग शेयर है वो राज्य की सरकार के पास है। तो कुल मिला के यहाँ पे लिटरली केंद्र की सरकार के पास एक मोनोपोली है, एक वीटो पावर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रपोजल पास करवाना है तो कम से कम 75% की मेजॉरिटी चाहिए। अभी 75% की मेजॉरिटी चाहिए आउट ऑफ 100%। तो ऐसे केसेस में जब तक केंद्र सरकार का देखिए सपोर्ट नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार का सपोर्ट नहीं होगा तब तक किसी भी प्रपोजल को 75% की मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी। अब मान लीजिए राज्य के कुछ मेंबर्स नहीं भी आए, उस केस में भी अगर केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे बैठी हुई है, और ऑब्वियस सी बात है बिना फाइनेंस मिनिस्टर की तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी मान लीजिए कोई राज्य की सरकार नहीं भी आई, तब भी वहां पे केंद्र की सरकार का वीटो चल जाएगा। मतलब कि कुल मिला के इस वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर किसी प्रपोजल को केंद्र की सरकार का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो वो लिटरली पास नहीं हो पाएगा। राज्य की सरकारें अपने दम पे प्रपोजल पास नहीं करवा सकती। वहीं पे आप देखो कि 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये जो 28 स्टेट्स हैं
इसमें कुछ बीजेपी के हैं, कुछ नॉन बीजेपी के हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स करके केंद्र सरकार अपने मन का प्रपोजल जीएसटी काउंसिल से पास करवा सकती है। अब आगे आने वाले समय में सरकारें बदलेंगी, उस समय पे कुछ और वोटिंग शेयर होगा, तो तब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन जीएसटी काउंसिल को लेकर बदल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में जनरल पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज आपको काम आएगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। अपने नए मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। हमें किसने किसने ज्वाइन किया है? तो शशांक तिवारी ने ज्वाइन किया है, जसप्रीत सैनी ने ज्वाइन किया है, इथैन हंट ने ज्वाइन किया है, कुमार गौरव ने ज्वाइन किया है। तो शशांक, जसप्रीत, इथैन एंड कुमार गौरव, वेलकम यू ऑल एज अ मेंबर ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। अब इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुंचेंगी उतना ही अच्छा लगेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बना रहा हूँ उसके नोटिफिकेशंस भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। जब भी मुझे कोई मैसेज सही लगेगा मैं उसके ऊपर एक डाउट रेजोल्यूशन की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए प्लेलिस्ट वीडियोस बना रखी हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, सतीश चंद्रा की मिडल हिस्ट्री, और आपका लक्ष्य ये स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री और एनसीईआरटी 6 to 12, तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। फिर बात करते हैं न्यू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब इस दूसरी बार एक्चुअली तीसरी बार ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक ही चीज़ बार बार बोले जा रहा हूँ और वीडियो आप तक नहीं पहुँच पा रही है। चलिए, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य जी के द्वारा। ये प्रोफेसर हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जादव यूनिवर्सिटी, कोलकाता के। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकोएगुलेशन एंड इलेक्ट्रोफ्लोटेशन इनहैंस्ड मेम्ब्रेन मॉड्यूल। यहाँ पे दो टेक्नोलॉजीज मिली हुई नजर आ रही है, एक इलेक्ट्रोकोएगुलेशन दिख रहा है और एक इलेक्ट्रोफ्लोटेशन दिख रहा है। और ये दोनों टेक्नोलॉजीज को मिला के एक प्रोसेस कम करके वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट का एक नया ही प्रकार का तरीका यहाँ पे निकाला है। किसने? डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य जी ने। समझिए, हमारी देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया लेना कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोकोएगुलेशन क्या होता है। ये एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज़ करती है। और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूज़ से क्या करती है, तो भाई पानी के सरफेस पे जो चार्ज है, बेसिकली आप देखो कि पानी के अंदर बहुत सारी सस्पेंडेड मैटर होता है, गंदगी होती है। इस गंदगी को पानी से हटाने के लिए क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट के चलते जो सस्पेंडेड मैटर है वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट बन जाता है, एक कंसोलिडेटेड डिपॉजिट की तरह जाके बॉटम पे जमा हो जाएगा और उसको आराम से पानी से अलग किया जा सकता है और पानी को साफ किया जा सकता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोकोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सस्पेंडेड पार्टिकल को एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में रख के सेग्रीगेट कर दिया और बाद में पानी से निकाल दिया, पानी साफ हो गया। फिर एक चीज होती है इलेक्ट्रोफ्लोटेशन। इलेक्ट्रोफ्लोटेशन में ही क्या होता है कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल बनते हैं। और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल हैं ये पानी से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो इलेक्ट्रोकोएगुलेशन और इलेक्ट्रोफ्लोटेशन, ये जो दोनों आपके टेक्निक्स हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक, ये कहीं ना कहीं पानी को साफ करने में यूज होते हैं। इन दोनों टेक्निक को एक टेक्निक में यहाँ पे मिला दिया है किसने? चिरंजीव भट्टाचार्य जी ने। अब ये जो इनोवेशन यहाँ पे किया है डॉक्टर चिरंजीव साहब ने, ये एक इकोनॉमिकली फीजिबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो प्लांट्स बनाए जाएंगे उन प्लांट्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा और बाद में भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। लो स्केल और मीडियम एंटरप्राइजेस इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को आराम से अडेप्ट कर सकते हैं। इसका मार्केट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का एक और एडेड एडवांटेज है, जब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है ना तो पानी के अंदर एक हाईली स्टेबल ऑयल वाटर इमल्शन की भी इम्प्योरिटी होती है। पानी के साथ जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो घुल जाते हैं और ये जो सस्पेंडेड ऑयल है वो कन्वेंशनल तरीके से पानी से साफ नहीं होता है, वो घुला रहता है पानी के अंदर। इस ऑयल इमल्शन की गंदगी को भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर ECEFMM टेक्निक से हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकोएगुलेशन एंड इलेक्ट्रोफ्लोटेशन इनहैंस्ड मेम्ब्रेन मॉड्यूल से हटाया जा सकता है, वो भी काफ़ी हाई एफिशिएंसी के साथ। इसीलिए ये पर्टिकुलर डिस्कवरी यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस, एक इलेक्ट्रोकोएगुलेशन और एक इलेक्ट्रोफ्लोटेशन, इन दोनों प्रोसेसेस को एक प्रोसेस में मिला के ECEFMM सेटअप बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है, तो इसके चलते इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कम होगा और
इंस्टॉलेशन के लिए जो इलाका चाहिए वो भी यहाँ पे कम ज़रूरत पड़ेगी। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बनाने में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जो कि भारत सरकार का है उसकी मदद मिली है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्रोग्राम है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम। इस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम ने भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काफ़ी मदद की है। समझ गए? इस पर्टिकुलर प्लांट को चलाने के लिए बहुत कम टेक्निकल एडिक्वेसी की ज़रूरत होगी, आराम से इसको चलाया जा सकता है। और ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा ECEF-MM के थ्रू, इससे जो ऑयल रिकवर होगा, मैंने आपको बताया ना कि ऑयल और वाटर का इमल्शन मिलता है, तो एक बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पे ऑयल रिकवर होगा। उस ऑयल को एक इंडस्ट्रियल बर्नर ऑयल की तरह, फर्नेस ऑयल की तरह, हाइड्रोलिक ऑयल की तरह, मोल्ड ऑयल की तरह आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रेवेन्यू जनरेशन स्कोप काफ़ी बड़ा है लो इनकम ग्रुप्स के लिए। ये काफ़ी हद तक ऑयल बचा सकता है। देखिए, जो ऑयल इस इम्प्योरिटी की तरफ बाहर निकलेगा वो ऑलरेडी यूज्ड ऑयल होगा। उस यूज्ड ऑयल को रीप्रोसेस करके फिर से मार्केट में बेचा जा सकता है, तो उससे पैसे बने। प्लस पानी की गंदगी साफ हुई, वो अलग। दूसरा, साफ करने के लिए जो यहाँ पे तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेगुलर तरीकों से ज़्यादा सस्ता है और ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में जा रही हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी में न्यूज़ आपको काम आएगी। अगली बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की। समझिए बात को। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट क्या होता है? जब आपको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो कोरोना वायरस के इन्फेक्ट करने के 7 से 10 दिन के अंदर, यानी इन्फेक्शन के 7 से 10 दिन के बाद, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कुछ एंटीबॉडीज बनाने लगेगा और वो एंटीबॉडीज आपको कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेंगी, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को वो जगाएंगी। ठीक है भाई? लेकिन आप देखिए कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम 7 से 10 दिन ले रहा है एंटीबॉडी तैयार करने में, रिस्पॉन्ड करने में। तो ये 7 से 10 दिनों के लिए कोरोना से जो आपकी बॉडी है ना, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिसएडवांटेज पे रहेगी, कहीं ना कहीं वल्नरेबल रहेगी। मतलब यहाँ पे कोरोना के वायरस को 7 से 10 दिन का टाइम मिल रहा है इन्फेक्शन को सीवियर करने का। ये 7 से 10 दिन के टाइम में ये कोरोना वायरस का वायरस काफ़ी तरखाट मचा सकता है, और खासकर उन लोगों में ज़्यादा तरखाट मचा सकता है जिनको ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है, जिनको ऑलरेडी पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी और प्रकार का कोई डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसे केसेस में आपको कोरोना वायरस हो जाता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है नहीं, 7 से 10 दिन लगेगा। तो ये जो 7 से 10 दिन होते हैं ना, ये काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी काम में आती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए आपको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया और आपके अंदर सिम्टम आने शुरू हुए, मतलब आपको बुखार आ रहा है, गले में खराश हो रही, जो भी है, और आपको पता चल गया कि आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो सिम्टम आने के 72 घंटे के अंदर अगर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से लड़ने की जो आपकी शरीर की ताकत है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये ड्रग सिम्टम आने से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको मिलनी चाहिए। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि होता ये है कि जब सिम्टम्स आते हैं आपके अंदर, तब जाके कहीं ना कहीं आप 1-2 दिन तक तो कॉम्बीफ्लाम ही खाते रहते हो। तो सिम्टम्स आए, 1-2 दिन आपने कॉम्बीफ्लाम खाया, कॉम्बीफ्लाम से आप ठीक हुए नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कोरोना टेस्ट करा लो। कोरोना टेस्ट कराने गए तो 24 से 48 घंटे बाद रिजल्ट आया, तो ये 72 घंटे का टाइम निकल जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट मिलता है ये काफ़ी बाद में मिलता है। और यहाँ पे रिसर्च ये बताती है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट इनिशियली अगर मिले तो इफेक्टिव होगा, बाद में ये इफेक्टिव नहीं होगा। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को पहले के इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। तो एबोला वायरस को ट्रीट करने में, HIV को ट्रीट करने में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का पहले इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको ये बता दूं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ तब तक ही काम की हैं जब तक आप बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ की स्टेज में नहीं पहुँचे हो, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, आप स्टेरॉइड्स के यूज़ तक नहीं पहुँचे हो। एक बार आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, आपको सांस आना शुरू हो गई, या फिर डिजीज़ सीवियर हो गई है, आप हॉस्पिटलाइज हो गए हो, उसके बाद अगर आप ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ले भी लोगे ना, तो ये ज़्यादा आपको मदद नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की रेलेवेंसी तब तक है जब तक आप सही समय पे वैक्सीन ये ट्रीटमेंट ले लेते हो। अगर आपने सही समय पे नहीं लिया, शुरुआत में नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं इसकी जो यूजेज है, जो इसकी इफेक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। समझ गए? तो मतलब इन दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट टाइमिंग इज एवरीथिंग। और वन साइड फिट ऑल थेरेपी नहीं है, सबके काम का नहीं है। केवल माइल्ड पेशेंट्स, माइल्ड कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनके लिए काम का है। खासकर वो लोग
जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि उनको कोरोना ने इन्फेक्ट किया, 7 से 10 दिन लगेगा इम्यून सिस्टम को प्ले में आने में, और उनको कोई दूसरी बीमारी हो रखी है, तो दूसरी बीमारी का इम्पैक्ट प्लस कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पहले 7 से 10 दिन में चीज़ों को कभी कभी इतनी खराब कर देता है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय पे अगर सही समय पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा, कहीं ना कहीं डिजीज सीवियरिटी और जो डिजीज प्रोग्रेस है उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड आदमी के अंदर वो कम होगी। फिर और कुछ बेनिफिट्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के। अगर सही समय पे आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल गई तो आपको स्टेरॉइड्स दवाई कम खाने की जरूरत पड़ेगी कोविड-19 में। दूसरे जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स हैं वो कम खाने की जरूरत पड़ेंगे। अब आप बोलोगे इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स क्यों खाएंगे सर कोरोना वायरस में? तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक साइटोकिन स्टॉर्म आता है। ये जो साइटोकिन स्टॉर्म होता है, पहले आपकी इम्यूनिटी कोविड-19 के सेल्स को मार रही होती है, बाद में आपकी इम्यूनिटी कोविड-19 के सेल्स और आपके बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। और ये जो साइटोकिन स्टॉर्म होता है, इसमें आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के हेल्दी सेल को मारने लगेगा। उस समय पे आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत होती है, इसलिए इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स खाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स खाए जाते हैं। तो इस प्रकार के स्टेरॉइड्स नहीं खाने पड़ सकते हैं अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट सही समय पे मिल चुका है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया टाइज विद रशिया एज 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर। भाई इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 क्रॉस कर गए। ठीक है, एज ऑफ 4 जून 2021 इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व है $605। रशिया के फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग इतने ही है। इंडिया के $605.008 बिलियन हैं, सॉरी इंडिया के $605.008 बिलियन है और रशिया के $605.2 बिलियन है, मतलब बहुत थोड़े ही ज्यादा है रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया से। तो टेक्निकली तो रशिया ही चौथे नंबर पे है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया ऑलमोस्ट रशिया के यहाँ पे बराबर है। पिछले एक साल में इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $100 बिलियन से बढ़े हैं। तो मतलब कुल मिला के जो शक्तिकांता दास जी का टेन्योर है, यहाँ पे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शक्तिकांता दास जी कब बने आरबीआई के गवर्नर? नवंबर 2017 में बने। और ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं तो हमारा इंपोर्ट कवर में हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। दिसंबर 2020 को जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे उससे हम अपने 18.6 महीने के इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। अभी इंपोर्ट को फाइनेंस करना की क्या जरूरत पड़ गई, अब आप बात को समझिए। जब भी मैं अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए बताता हूँ, मान लीजिए इंडिया का कोई एक्सपोर्टर, उसने सामान बनाया और यूएसए भेज दिया। अब उसने सामान बनाया यूएसए भेज दिया, तो उसके लिए यूएसए से पैसा आएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के पास। तो मान लीजिए $1 लाख यूएसए का जो इंपोर्टर था जिसने इंडिया से सामान खरीदा था उसने पैसा भेज दिया। वो पैसा बीच में आरबीआई के थ्रू होते हुए आएगा। आरबीआई देखेगा कि देश के अंदर $1 लाख आए हैं, तो जिस एक्सपोर्टर ने $1 लाख का सामान बनाया है, आरबीआई क्या करेगा कि उस $1 लाख को रुपये में कन्वर्ट करेगा और वो रुपये उस पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाएगा इंडिया के अंदर जिसने सामान एक्सपोर्ट किया था, और ये $1 लाख जो है वो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में चला जाएगा। एट द सेम टाइम मान लीजिए हम बाहर से कोई सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से कोई सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है $1 लाख का। अभी $1 लाख की इक्विवेलेंट जो रुपी है वो रुपी कहीं ना कहीं हमारा जो देश का आदमी है वो ट्रांसफर करेगा एक्सपोर्टर को। वो किसके थ्रू होकर जाएगा? आरबीआई के थ्रू। तो वो जो रुपी है उस रुपी को फॉरेक्स में कन्वर्ट करेगा आरबीआई, यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा आरबीआई, और वो जो यूएस डॉलर्स हैं वो चले जाएंगे किसके पास? उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर के पास जिसने बाहर से सामान इंडिया में भेजा था। तो अब यहाँ पे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। कुल मिला के आपको ये समझना चाहिए कि इंपोर्ट के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी देश के अंदर इंपोर्ट होता है, मान लो यूएसए हमको सामान भेज रहा है, यूरोप हमको सामान भेज रहा है, तो वो लोग पेमेंट इंडियन रुपीज में नहीं चाहते हैं, वो लोग पेमेंट यूएस डॉलर्स में या यूरो जैसी करेंसीज में चाहते हैं। और अगर उन लोग को पेमेंट यूएस डॉलर और यूरो जैसी करेंसीज में चाहिए तो हमारे पास यूएस डॉलर या यूरो होने चाहिए। और ये फॉरेक्स रिजर्व किसने मेंटेन करके रख रखे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेंटेन करके रख रखे हैं। आई होप थोड़ा पॉइंट आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। समझ गए भाई बात को? तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन होते हैं आरबीआई के पास। अभी फॉरेक्स रिजर्व्स कौन कौन से फॉर्म में मेंटेन होते हैं आरबीआई के पास? तो भाई आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व होंगे आपका गोल्ड के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में। गोल्ड का तो यूटिलिटी आप जानते हो। फॉरेन करेंसी एसेट्स में भाई आपकी खुद की देश की करेंसी के अलावा जो बाकी करेंसीज हैं, जैसे यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, फ्रैंक हो गया, यूएस डॉलर्स हो गया, चाइनीज रेनमिन हो गया, तो ये फॉरेन करेंसीज है। ठीक है, आपकी देश की करेंसी नहीं, बाहर की देश की करेंसी आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स में आती है। फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हर कंट्री की पार्टनरशिप है, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप इंडिया की भी है। तो इंडिया की जो पार्टनरशिप का प्रोपोर्शन है उस हिसाब से कुछ पैसा इंडिया आईएमएफ से उठा सकता है,
और इस पैसे के उठाने को राइट को ही यहाँ पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोला जाता है। मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बनाया था। इस इंटरनेशनल रिजर्व एसेट में से अलग अलग देश अपनी अपनी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से पैसा उठा सकते हैं उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में वो आईएमएफ में पार्टनरशिप होल्ड करते हैं। तो इंडिया जिस प्रपोर्शन में आईएमएफ में पार्टनरशिप होल्ड करता है उस प्रपोर्शन के हिसाब से आईएमएफ के इंटरनेशनल रिजर्व एसेट से पैसा उठा सकता है और इसको बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। याद रखिएगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है आईएमएफ के ऊपर। वो इमरजेंसी के समय पे एक ऐसा इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बना रखा है आईएमएफ में जिसके अंदर से अलग अलग कंट्रीज पैसा उठा सकते हैं अपने काम के लिए। और फॉरेक्स रिजर्व में तो जैसा कि मैंने बताया गोल्ड, फॉरेन करेंसी, एसेट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में आप समझिए ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती है। ये ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती है। अब आप बोलोगे कि हमारे देश जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करता है, सरकार जो ट्रेजरी बिल्स रिलीज करती है, क्या यही हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं? नहीं। आप समझिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, उसी प्रकार से दुनिया भर की सरकारें भी करती हैं। आपको पता है कि यूएस में भी ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं। अब ये यूएस के ट्रेजरी बिल्स हमारा आरबीआई भी खरीदता है कभी कभी। हमारा आरबीआई के पास भी हो सकता है बहुत सारे यूएस के ट्रेजरी बिल्स पड़े हों। हालांकि ये ट्रेजरी बिल्स हम अपने इकोनॉमिक डिसीजन के हिसाब से खरीदेंगे। तो कल की डेट में मान लीजिए आरबीआई के पास $3-4 बिलियन पड़ा हुआ है और आरबीआई इस पर कुछ पैसा कमाना चाहता है, तो आरबीआई क्या करेगा कि $3 से $4 बिलियन के ट्रेजरी बिल खरीद लेगा यूएसए से, और वो ट्रेजरी बिल हमारे देश में आरबीआई के पास पड़े रहेंगे। बाद में वो ट्रेजरी बिल बेच देगा। अच्छा, आरबीआई भी ट्रेजरी बिल तब खरीदता है जब उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा होता है। उसी प्रकार से हमारे देश की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इसको बाकी देशों की बैंकें खरीदती हैं। तो समझ रहे हो ना बात को? अब जो दूसरे देशों के ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसको भारत सरकार खरीद के अपने पास रखती है। तो इन बॉन्ड्स को, इन ट्रेजरी बिल्स को, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी हमारे फॉरेक्स का हिस्सा माना जाता है। ये अलग बात है कि इन फॉरेन वाले ट्रेजरी सिक्योरिटीज के ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर अच्छी यील्ड मिल रही होगी, तभी आरबीआई उनको खरीदेगी। अब फॉरेक्स रिजर्व हमको एक और जगह पे बहुत ज्यादा मदद करता है और वो जगह है टेपर टेंट्रम। अब आप बोलोगे टेपर टेंट्रम क्या होता है? टेपर टेंट्रम में क्या हुआ कि 2013 में यूएस में एक पैनिक फैला। पैनिक क्या फैला? यूएस ने ये बोला कि फेडरल रिजर्व, यूएस में एक अफवाह फैली। अफवाह क्या, रियलिटी था कि जो फेडरल रिजर्व था वो इनके क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में ब्रेक लगा रहा था। आपको पता है 2008 में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई थी यूएसए के अंदर, और इस सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस के चलते आप देखोगे यूएसए का धंधा बिल्कुल मंदा पड़ गया था। तो उस समय पे आप देखोगे कि फेडरल रिजर्व ने बहुत सारे डॉलर्स इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग के चलते। आपको पता है ना, एक चीप मनी पॉलिसी होती है, एक डियर मनी पॉलिसी होती है। चीप मनी पॉलिसी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जो बैंक होती है, जो कि आप कह सकते हो फेडरल रिजर्व यूएसए की आरबीआई है, तो वहां की फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी करी और बहुत सारे डॉलर्स को यूएस इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया। यूएस के लोगों के पास, बिजनेस के पास बहुत सारे डॉलर आ गए, और ये डॉलर यूएस के बिजनेसेस ने केवल यूएस में इन्वेस्ट नहीं किए, पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किए, और ये इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। अब हुआ ये कि यूएस ने जब ब्रेक लगाना शुरू किया अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम पे, यानी अब यूएस ने क्या बोला कि अब हम ज्यादा डॉलर रिलीज नहीं करेंगे। अब जब यूएस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम ज्यादा डॉलर रिलीज नहीं करेंगे, तो यूएस ने डॉलर मार्केट से वापस खींचने शुरू कर दिए। और जब यूएस का फेडरल रिजर्व डॉलर को मार्केट से वापस खींचेगा तो डॉलर की मार्केट में कमी हो जाएगी, और जब डॉलर की मार्केट में कमी हो जाएगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इससे नुकसान क्या होगा इंडिया को? अगर पहले $1 ₹75 का था, तो अब $1 ₹80 का मिलेगा। तो हमारे देश में जो इंपोर्टर हैं, जो कि बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले उनको $1 के लिए ₹75 देने पड़ रहे थे, अब ₹80 देने पड़ेंगे। तो हमारे पैसे इंपोर्ट में ज्यादा खर्च होने लगेंगे। उस समय पे अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे हैं, अगर हमारे पास $600 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो हम अपने इंपोर्ट शॉक को कहीं ना कहीं अच्छे से टैकल कर सकते हैं। हमारे देश के इंपोर्टर्स के ऊपर ये करेंसी फ्लक्चुएशन ज्यादा इंपैक्ट ना करे, इसके लिए सरकार अपने फॉरेक्स रिजर्व में से पैसा निकाल के चीजों को कंपेंसेट कर सकती है। लेकिन वो तब होगा जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में अच्छा खासा पैसा पड़ा होगा, और कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व में अच्छा पैसा पड़ा है। एक सवाल है आपसे, ये तो देखिए आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे शायद जापान के पास है। आप ये बताइए चाइना के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व हैं, कितने $1 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है?
अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में एक और वीडियो मैंने बना रखी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेके। यहाँ पे मैंने स्पेशल ड्राइंग राइट्स और लोन कंडीशनलिटी समझा रखी है। आपको समय लगे तो इस वीडियो को भी देख लीजिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो यहाँ पे है यूरोपियन स्पेस एजेंसी अनाउंसेस ऑर्बिटर टू स्टडी वीनस। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि इनका एक ऑर्बिटर एनवाइजन ये वीनस विजिट करेगा 2030 में। अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि इनवाइजन या तो 2031 में या 2032 में या 2033 में, यानी या आइदर 2031 और 2032 और 2033 में ये जो एनवाइजन है ये वीनस पे जाएगा। ठीक है भाई। इस रिस्पेक्ट में नासा का एक अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि पिछले हफ्ते ही आया है। नासा ने बोला है कि वो वीनस पे 2 मिशंस को भेजेंगे। वीनस अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, तो डाविंसी प्लस और वेरिटास ये नासा की तरफ से वीनस पे जाएंगे। और ये वीनस पे जाके क्या करेंगे, तो साइंटिफिक वैल्यू और डेवलपमेंटल प्लान की फिजिबिलिटी को चेक करेंगे वीनस के ऊपर। नासा इन दोनों मिशंस को $500 मिलियन ईच एलोकेट करेगी और ये मिशंस लगभग 2028-30 में लॉन्च होंगे। तो क्या यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के साथ कंपटीशन कर रही है? नहीं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एनवाइजन है उसमें भी कहीं ना कहीं नासा की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं। और नासा के इन दोनों मिशंस के बाद डाविंसी प्लस और वेरिटास के बाद इनविजन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर डाविंसी और वेरिटास में कुछ गलती हो जाती है तो इनवाइजन में वो गलती सुधारी जा सकती है। इनवाइजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, याद रखिएगा। डाविंसी प्लस और वेरिटास वीनस के मिशन से फ्रॉम नासा। ये कंट्रीज याद रखिएगा और इन पर्टिकुलर मिशंस के नाम याद रखिएगा। प्रीलिम्स के साथ साथ अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप इन मिशंस के नाम लिख सकते हो। अच्छा, ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनवाइजन है ये एरियन 6 रॉकेट पे भेजा जाएगा। इसको वीनस पहुंचने में 15 महीना लगेगा और उसके बाद 16 महीना और एक्स्ट्रा लगेगा वीनस के चारों तरफ ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन को अचीव करने के लिए। ये जो एनवाइजन है ये बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेके जाएगा। वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, उसके सरफेस को स्टडी करेगा, उसकी एटमॉस्फेयर में जो जो गैसेज है उनको स्टडी करेगा, उसके सरफेस कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। नासा की तरफ से एक रडार भी दिया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं वीनस की सरफेस की इमेज निकालेगा, उसकी सरफेस को मैप करेगा। अवेयरनेस इन स्पेस जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तो भाई ऑपरेशन ओलिविया टू द रेस्क्यू ऑफ ओलिव रिडलेस। देखिए, इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है वो ऑपरेशन ओलिविया चला रहा है। ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये अर्ली 1980s में इनिशिएट किया गया था। क्या काम था इस ऑपरेशन ओलिविया का, कि जो ओलाइव रिडले टर्टल्स हैं जो कि ओडिशा के कोस्ट पे ब्रीडिंग और नेस्टिंग करते हैं, इन ओलाइव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर ओलाइव रिडले के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो यह है लेपोडिचेलिस ओलावेशिया। इसको वल्नरेबल मार्क किया गया अंडर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट में ओलाइव रिडले को वल्नरेबल मार्क किया गया। इंडिया में इन ओलाइव रिडले सी टर्टल्स की 5 स्पेशीज मिलती हैं और ये 5 की 5 स्पेशीज को जगह मिली हुई है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब हाईएस्ट लेवल का कंजर्वेशन स्टेटस इन स्पेशीज को मिल रखा है। साथ साथ इनका नाम अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फाउना में भी पाया जाता है। कहीं ना कहीं जो साइट्स हैं ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड को टर्टल प्रोडक्ट्स में सिग्नेटरी कंट्रीज के द्वारा। मतलब जिसने भी साइट्स को साइन किया है वो लोग वाइल्ड टर्टल प्रोडक्ट्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ओडिशा ने ये जो लॉस फॉर्मुलेट किए हैं ओलाइव रिडले टर्टल्स के लिए, अपने स्टेट एक्ट के थ्रू भी ओडिशा ने यहाँ पे कुछ लॉस बना रखे हैं, जैसे कि ओडिशा मैरीन फिशरीज एक्ट। इस ओडिशा मैरीन फिशरीज एक्ट के अंदर भी इंडियन कोस्ट गार्ड को ये ताकत दी गई है कि हाँ भाई, इन ओलाइव रिडले टर्टल्स की कंजर्वेशन में आपके पास ये ताकतें हैं। अगर आप देखो तो ओलाइव रिडले टर्टल्स और एग्स को किस किस प्रकार के खतरे हैं, तो जब इनके एग्स और ये टर्टल्स सैंड में होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो वहाँ के जंगली जानवर होते हैं, वो इनके एग्स को खा जाते हैं, कहीं ना कहीं इन टर्टल्स को परेशान करते हैं, इनको खा जाते हैं। फिर कभी कभी जो टर्टल्स हैं ये ट्रॉलर्स में फंस जाते हैं, गिल नेट्स में फंस जाते हैं। कभी कभी बीच पे इरोजन हो गया तो बीच पे सैंड है ही नहीं, अभी सैंड है नहीं तो ये ओलाइव रिडले टर्टल्स अपना नेस्ट कहाँ पे बनाएंगे। और ये प्रॉब्लम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सारे कोस्टों पे देखी जा रही है। यहाँ पे मैकेनाइज्ड फिश बोटिंग होती है, ओशन गोइंग ट्रॉलर्स होते हैं, गिल नेटर्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं इन ओलाइव रिडले टर्टल्स की जिंदगी हराम किए बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग लेवल पे इन ओलाइव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस लेके आए जा रहे हैं ट्रॉलर्स में। टर्टल पोचिंग को रोकने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और देखिए, ये जो टर्टल्स होते हैं ना,
इनके लिए चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं कुछ समय के लिए। किस समय के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। ओलाइव रिडले की बात की जाए तो नेचुरल वर्ल्ड में इंडिया में इनके बड़े जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेस्टिंग हैबिटेट्स हैं, जिनको आप अरीवाड़ा बोलते हो। ये जो 480 किलोमीटर लंबा उड़ीसा का कोस्ट है, यहाँ पे 3 अरीवाड़ा बीचेस हैं गहीर मठ के आसपास। ऋषिकलुआ जो रिवर है, जो देवी रिवर है, इसके माउथ के पास लगभग 1 लाख नेस्ट पाए जाते हैं इन ओलाइव रिडले टर्टल्स के। नेस्ट क्या होता है? तो ये जो ओलाइव रिडलेज होते हैं वो खोद खोद के 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा बना देते हैं और उसमें अपने एग्स देते हैं। इस प्रकार की एक और मास नेस्टिंग साइट रिसेंटली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी पाई गई। किसने बताया ये? यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फिशरीज ने ये बात बताई है। आप समझिए, ये जो ओलाइव रिडले टर्टल्स के फीमेल्स और मेल्स हैं, ये अपनी मेटिंग पानी के अंदर ही करते हैं, लेकिन मेटिंग करने के बाद जो फीमेल्स के अंदर एग होते हैं, वो एग देने के लिए ये लोग शोर पे आते हैं। आप समझिए, एग देने के लिए शोर पे आए, फिर ये जो फीमेल ओलाइव रिडले टर्टल है, ये शोर तक पहुंच के 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा बनाएगी। उस गड्ढे में 100 से 150 एग्स ये देगी। इन 100 से 150 एग्स को हैच करने में 7 से 10 हफ्ते लगेंगे, और हैच करने के बाद जो नए ओलाइव रिडले टर्टल्स बनेंगे वो अपनी मां के साथ वापस समुद्र में लौट जाएंगे। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। ये फीमेल्स समुद्र से बाहर निकली, इन्होंने गड्ढा बनाया, उसमें एग दिया, एग में 7 से 10 दिन बाद एक बच्चा बाहर निकला और उस बच्चे को लेके वापस गए। इस बीच में इन ओलाइव रिडले टर्टल्स को बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं। कुत्ते अटैक करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स अटैक करते हैं। हमारे देश में लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है, तो भाई इन फीमेल्स ओलाइव रिडले टर्टल को उठा के ले जाते हैं, इनके मीट को खाते हैं लोग। मतलब चिकन मटन कम पड़ रहा था कि अब ये भी खा रहे हैं, और इसकी स्किन को भी मार्केट में बेचा जाता है, और एग्स को भी उठा के अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब मीट वगैरह के लिए भी इस ओलाइव रिडले टर्टल को कंज्यूम किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इन बेबी हैचलिंग्स को और इस फीमेल ओलाइव रिडले टर्टल को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा बताया जाता है कि 1000 में कोई एक एग होता है जिसमें से सक्सेसफुली कोई ओलाइव रिडले टर्टल बाहर आ जाता है। मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए सर्वाइव कर पाना। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। और बात करते हैं अपनी लास्ट न्यूज़ की। भारिता लासुचुस तपानी मिड 20th सेंचुरी में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इसने कुछ एक्सटेंसिव स्टडीज कंडक्ट की ऑन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ येरापल्ली फॉर्मेशन। और ये येरापल्ली फॉर्मेशन कहाँ है? तेलंगाना में। तो 1950s के लगभग एक रिसर्च हुई थी येरापल्ली फॉर्मेशन में, और उस समय पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट किया गया था। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि कोई एक कार्निवोरस लेप्टाइल है जो कि लगभग 240 मिलियन ईयर्स पहले रखता है। उस समय पे इसको नाम दिया गया भारिता लासुचुस तपानी। ये जो भारिता लासुचुस तपानी था, इसको उस समय पे ये नाम क्यों दिया गया? नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ऐसा लगा कि ये जो कार्निवोरस लेप्टाइल है, इस स्पेशी को साइंस में डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। तो उस टाइम पे जब रिसर्च हुई थी मिड 20th सेंचुरी में, उस समय पे इसको नाम दे दिया गया था भारिता लासुचुस तपानी। तेलुगु लैंग्वेज में भारी का मतलब होता है ह्यूज, हिंदी में भी भारी का मतलब हैवी होता है, ताल मतलब होता है हेड, सुचुस मतलब होता है इजिप्टियन क्रोकोडाइल हेडेड डीटी। लेकिन बाद में जब और स्टडी हुई तो पता चला कि ये जो कार्निवोरस लेप्टाइल है जिसका नाम यहाँ पे तपानी दिया गया, भारिता लासुचुस तपानी, ये एक्चुअली में एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल की स्पेशी है, एराइथ्रोसुचिडे, इसको बिलोंग करता है। जो पहला एराइथ्रोसुचिडे का रिमेन मिला था वो साउथ अफ्रीका में मिला था 1905 में, और उसके बाद चाइना और रशिया में भी इसके रिमेन्स मिल चुके हैं। सबसे पुराना एराइथ्रोलुचिडस का जो रिमेन है वो साउथ अफ्रीका का है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 245 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और जो चाइना और रशिया से मिले हैं ये लगभग 240 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको ये रिकंस्ट्रक्टेड फॉसिल नजर आ रहा है। इस प्रकार का इसके बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। ये लगभग एक एडल्ट मेल लॉयन के साइज का है। ओके, और दिस वुड बी प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेडेटर्स इन देयर इकोसिस्टम। जैसे इस प्रकार से आप कह सकते हो ना कि टाइगर लॉयन बड़े प्रेडेटर्स होते हैं किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उस प्रकार से ये जो भारिता लासुचुस तपानी था, this would have been probably one of the biggest predators of those time in its own ecosystem। तो याद रखिएगा ये भारिता लासुचुस तपानी, इस पर्टिकुलर नाम को आप जरूर याद रखिएगा। ये जो येरापल्ली फॉर्मेशन है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार मैप में देख लीजिए, तेलंगाना, प्रेजेंट डे तेलंगाना में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो भारिता लासुचुस तपानी आपको ये याद रखना है। किस स्पेशी को बिलोंग करता है? तो एराइथ्रोसुचिडे स्पेशी को बिलोंग करता है। ठीक है, और येरापल्ली फॉर्मेशन में इंडिया में ये पाया गया था। लगभग 240 मिलियन ईयर्स पुराना है ये।
तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी दोस्तों, आज आपको न्यूज़ बहुत लेट मिली है। लेट इसलिए मिली, मेरी गलती नहीं, मैंने तो 1:30 बजे या 1:45 में बना के डाल दी थी। बट अभी सोचिए, 2 वीडियोस, इस वीडियो को एक्चुअली पूरा ही एक बार तो 10-15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया और एक बार पूरा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके आप ले डाल रहा हूँ मैं। तो समझ ही सकते हैं कि इस समय में मैं 2 और वीडियोस बना सकता था। तो कभी कभी जब इस प्रकार का लेबर का वेस्टेज होता है तो बड़ा खलता है। बट एनीवेज, वीडियो तो बना के डालनी है। इस समय में 2 और वीडियोस में बना के डाल सकता था एनसीईआरटी के किसी भी और चीज़ की, वो कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद हुआ तो वो खलता है। बट एनीवेज, आपके फ़ायदा हो रहा है तो दैट इज जस्टिफाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।